गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे आज हम करंट अफेयर के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब जो है हम बच्चे पहले हमने जनवरी फरवरी मार्च का किया था, अभी जो है अप्रैल मई जून का करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की न्यूज छूटनी नहीं चाहिए। तो पहले मंथ वाइज जो है हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में जो है टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग आर्यन। तो आज हम अप्रैल से लेकर के जून 2025 तक का जो करंट अफेयर है उसे रिवाइज करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन सुना है तो आंसर करने की कोशिश करनी है बच्चे। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करनी है। हाल ही में अमेरिका ने किस वैश्विक संगठन से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाले हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? WHO है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है? बताइए बच्चे। गुड मॉर्निंग नानूराम बुधानिया, गुड मॉर्निंग बच्चे। एसएससी जेईएन का एग्जाम, एसएससी जेईएन का अप्रोक्स आपका दिसंबर मिड में हो जाएगा ना। दिसंबर मिड में जो है आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। कौन सा है? WHO, वेरी गुड। ये है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की एक तरीके से घोषणा की गई है। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा याद रखेंगे इसके बारे में। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना बच्चे, इसको छोड़ने की घोषणा पेरिस जलवायु समझौते के बाद की गई है। ठीक है, पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ है ना, उसके बाद जो है अमेरिका ने इसे बाहर होने इसे छोड़ने की बात की है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है जो इसे छोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, इससे पहले भी जो है आपका ये अलग हो चुका है WHO से। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो जब सरकार बदलती है तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है ना। तो ये आपका चलता रहता है। तो अभी फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो एज द प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका को, उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम WHO को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? बताओ बच्चे, कौन सा देश है? ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के लिए भी, इसलिए क्योंकि यहां पे इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग बच्चे। कौन सा कंट्री है? गुड मॉर्निंग लियोनल मेसी। इंडोनेशिया, वेरी गुड बच्चे, याद रखना। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। ठीक है, इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। आपको पूछा जाएगा कौन से नंबर का देश है, तो ये है 10वां। ये कौन से नंबर का देश है? 10वां नंबर का। तो ब्रिक्स का जो सबसे नया मेंबर बना है ये है आपका इंडोनेशिया, 10वां पूर्ण सदस्य बना है। बाकी बच्चे ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की शुरुआत जो है 2009 में हुई है, 2009 में हुई है। और इनिशियली मतलब शुरुआत में जो है इसमें आपके सिर्फ 4 कंट्री थे, BRIC। ठीक है, BRIC, ब्रिटेन है, रसिया है, इंडिया है और आपका चाइना है। स्टार्टिंग में इन चारों ने जो है इसे आपका शुरू किया था। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स है। उसके बाद 2010 में 2010 में जो है आपका इसके साथ में एस जुड़ा था, एस यानी कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है आपका ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हुआ, रिसेंट ईयर्स में आपका 4 नए देश, 2024 में 4 नए देश जुड़े। इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया। ठीक है, तो ये 4 जो है अभी आपके 2024 में जुड़े हैं। इन चारों के साथ में एक और देश था जो कि जुड़ने वाला था लेकिन जुड़ा नहीं है, वो है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, उसको भी याद रखना, लेकिन वो आपका फाइनल मेंबर उसको नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये बच्चे आपके 4 देश हैं जो कि 2024 में जुड़े हैं। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे रीसेंट मेंबर है ब्रिक्स का। ठीक है, तो इतनी जो है जानकारी आपको याद रखनी है ब्रिक्स के बारे में। सागर माथा संवाद, इसका संबंध किस विषय से है? सागर माथा संवाद, संवाद बच्चे, संवाद का मतलब क्या होता है ना, डायलॉग का मतलब होता है आपका एक प्रकार की मीटिंग, एक प्रकार की बैठक। ठीक है, संवाद का मतलब होता है एक प्रकार की मीटिंग। तो ये जो सागर माथा डायलॉग है या फिर सागर माथा जो सम्मेलन भी हम कह सकते हैं, ये किस चीज को लेकर के है? गुड मॉर्निंग जुनून वर्दी का, गुड मॉर्निंग बच्चे।
बताइए, सागर माथा संवाद किस चीज का है ये? लियोनेल मेसी ग्लेशियर, वेरी गुड बच्चे, ग्लेशियर से रिलेटेड है। ये है आपका ग्लेशियर कंजर्वेशन, ठीक है। ग्लेशियर को कैसे बचाया जाए उसके उपायों पे जो है बच्चे आपका ये संगोष्ठी कह सकते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। एक बैठक हुई है जिसका नाम है सागर माथा डायलॉग 2025। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे और किस ओकेजन पे हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ठीक है, 2025 को, पहले ये याद रखना बच्चे, यूनाइटेड नेशन जो है ना, ये हर साल को किसी एक विषय पे मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो इस साल का 2025 का जो साल है यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो मनाया जा रहा है एज अ ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और इसी अवसर पे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 16 से लेकर के 18 मई 2025 तक काठमांडू में होने वाले सागर माथा संवाद वार्ता की घोषणा की है, ठीक है। तो ये सागर माथा संवाद जो है आपका ये रिलेटेड है ग्लेशियर संरक्षण से, ठीक है। और नेपाल में क्यों हुआ है आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है बच्चे कि जो ग्रेटर हिमालय की सीरीज है ना, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपके इसी एरिया में मिलती हैं। आपका नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, आपका जो पीओके जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और इन्हीं हिमालयस में जो है सबसे ज्यादा ग्लेशियर भी है, ठीक है। और ये ग्लेशियर जो है लगातार पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो उन ग्लेशियर को कैसे बचाया जाए, आप यहाँ पे भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे बच्चे, तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं जो कि हमारी सदाबहार नदियों का सोर्स है, जितनी भी नदियां हमारी उत्तर भारत में बहती हैं सारी की सारी आती कहां से है? ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, नदियों में पानी नहीं रहेगा तो उत्तर भारत का जीवन तो पूरी तरीके से, एक तरीके से हम पूरी तरीके से जो है डिपेंडेंट है अपनी रिवर्स पे, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा संकट में आ जाएगा। तो इनको बचाने के लिए जो है आपका ये डायलॉग किया गया है, आपको याद रखना है सागर माथा संवाद कहां पे? नेपाल में। अगला बच्चे, 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इस तरीके के क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ते हैं ना, ये बच्चे तभी आपके हो सकते हैं अगर आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हुए हो अपना, या फिर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उनको टॉपिक वाइज पढ़ा कीजिए, ठीक है। जब भी मैं आपको न्यूज पढ़ाती हूँ, न्यूज बताती हूँ, डेली बेसिस पे आपकी जो क्लासेस होती हैं वहां पे आपकी हर एक न्यूज को जो है कैटेगराइज किया जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि आप जहां पे भी लिख रहे हैं या फिर जहां पे भी पढ़ रहे हैं आप जो है टॉपिक वाइज पढ़ना, क्योंकि इतने सारे चैंपियनशिप हो गए हैं ना, और एग्जाम में कोई भी पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्रिकेट के अलावा भी आप लोगों ने देखा हुआ है एथलेटिक्स हो गया, आपका चेस हो गया, बैडमिंटन है, टेनिस है, हर स्पोर्ट्स जो है आपका इक्वल इंपॉर्टेंट है और वो कोई भी जो है आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चैंपियनशिप होती है। इस तरीके की चैंपियनशिप को अगर आप लोगों ने एक जगह नोट्स बना के लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिकेट के सारी की सारी खबरें एक जगह लिख दी, फुटबॉल की एक जगह लिख दी, एथलेटिक्स की एक जगह लिख दी, टेनिस की एक जगह हो गई, है ना। इस तरीके से जो है अगर कैटेगराइज किया हुआ है ना तो बहुत अच्छा रहेगा याद करने के लिए भी और रिवीजन करने के लिए भी। बताओ बच्चे किस कहां पे हुआ है ये? ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला में हुआ है। पंचकुला में नहीं हुआ है बच्चे, ये हुआ है आपका चेन्नई में, तमिलनाडु, ठीक है। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन जो है आपका किया गया है कहां पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। कब से कब तक हुआ था बच्चे? ये हुआ था आपका फरवरी के महीने में 2025 में, ठीक है। याद रखना 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। उसके अलावा बच्चे इंडिया ने ये पहली बार जो है होस्ट किया है। अगर आप नाम पढ़े ध्यान से, ठीक है, तो ये जो आपका एथलेटिक चैंपियनशिप है ना, ये जो है आपका नेशनल वाला है। याद रखना ये राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है जो कि भारत में हुआ है। अब ओबीसी बात है बच्चे, अगर नेशनल लेवल का है तो वो तो भारत में ही होगा, लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है, जो इस साल का 2025 का जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ठीक है, पैरा एथलेटिक की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, वो भी पहली बार जो है आपके भारत में आयोजित की गई है, ठीक है। अभी जो है आपका सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपके नई दिल्ली में हुए हैं इसके सारे के सारे मैचेस, तो ये भी बच्चे आपको साथ साथ में याद रखना है। जो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है वो आपका चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके अलावा जो आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये भी भारत ने पहली बार होस्ट किया है इस साल 2025 में, ठीक है। उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बच्चे, हाल ही में किन्हें बीबीसी के द्वारा 2024 के लिए भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? बीबीसी, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया हाउस है एक बीबीसी, है ना। इनके जो है आपका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे जो है इनके जर्नल्स भी आते हैं। तो बीबीसी के द्वारा 2024 के लिए भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूरे साल भर के लिए
2024 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो महिला स्पोर्ट्स वुमन का पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? एक हिंट मैं आपको देती हूँ बच्चे, इन्होंने ओलंपिक में मेडल दिलाया है भारत को। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता है इन्होंने। अब बताइए, पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता है इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड बच्चे। ये है हमारी मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर। मनु भाकर का नाम याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो बीबीसी ने जो अवार्ड दिए हैं ना, उसमें और भी जो है आपकी कैटेगरीज है। बीबीसी की जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड आई है उसमें जो है और भी कैटेगरी है, जैसे कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मनु भाकर को दिया गया है, ठीक है। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर ये दिया गया है आपका अवनी लेखरा को। ये भी आपके शूटर है, इन्होंने पैरा जो ओलंपिक हुए थे वहां पे जो है भारत को गोल्ड दिलाया था, है ना। तो अवनी लेखरा ये राजस्थान की है, बहुत फेमस नाम है बच्चे, अवनी लेखरा, इनका भी नाम याद रखना, मनु भाकर का नाम याद रखना। इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है मिताली राज को, जो कि क्रिकेटर रही हैं, अभी तो रिटायर हो चुकी हैं। इंडियन इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये है बच्चे आपकी शीतल देवी। शीतल देवी जो है आपके 18-19 साल इनकी उम्र है, ठीक है। और ये बच्चे आपका पैरों से तीरंदाजी करती हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा, तीरंदाज है ये, मतलब कि आर्चरी खेलती हैं, ठीक है। और हाथों से नहीं पैरों से जो है आपका ये निशाना लगाती हैं, शीतल देवी। ये भी आपकी इंडियन इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड बनी है। उसके अलावा इंडियन स्टार परफॉर्मर अवार्ड ये आपका प्रीति पाल और तुलसी मदी मुरुगेशन को मिला है, दोनों ही आपकी पैरा एथलीट हैं, ठीक है। इंडियन चेंज मेकर अवार्ड ये तानिया सचदेव, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो सबसे ऊपर वाली है कि सबसे अच्छी स्पोर्ट्स वुमेन 2024 के लिए ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मनु भाकर को, ठीक है। किसे दिया गया है? मनु भाकर को। और किसने दिया है? बीबीसी ने दिया है बच्चे। अगला है 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बताइए। 97th एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इस बार 2025 में जो पुरस्कार दिए गए हैं सबसे बेहतरीन फिल्म किसे कहा गया है? गुड मॉर्निंग बच्चे। वेरी गुड। एसएससी जेई के लिए सिलेबस से जीके जीएस कैसे हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? उसके लिए आपको बनना पड़ेगा एसएससी का चेयरमैन, ठीक है। ऐसे हट जाएगा, फिर आप अमेंडमेंट करिएंगे, या तो आपको कोई नेता बनना पड़ेगा, या तो फिर दोनों में से किसी जगह तो जाना पड़ेगा बच्चे। या तो शासन में जाइए या तो प्रशासन में जाइए, है ना। कहीं पे भी जाएंगे तो हट जाएगा आपका जीके जीएस। नहीं, जब तक है, जब तक नहीं हटता तब तक तो पढ़ो। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? यह है आपका अनोरा, यह है आपका अनोरा, ठीक है। बाकी कैटेगरीज भी याद रखेंगे बच्चे। वैसे तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, कैटेगरी जो पूछा जाता है वो यही आपका है ना, अनोरा। तो बेस्ट डायरेक्टर जो है आपका सीन बेकर, इसी मूवी के डायरेक्टर हैं, सीन बेकर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर जो है आपके द ब्रूटलिस्ट, ब्रूटलिस्ट बच्चे इस बार काफी चर्चाओं में रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिलने वाली जो मूवी है आपके द ब्रूटलिस्ट के जो आपके एरियन बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा जो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है ये आपका मिकी मेडिसन को मिला है अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ये आपका नो अदर लैंड को मिला है ना। तो बेसिकली जो है आपकी ये कुछ मेन कैटेगरी होती है, नहीं तो कैटेगरी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट जो है आपको मिलेगी। लेकिन एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा आपको पूछी जाती है वो है आपकी बेस्ट पिक्चर, ठीक है। तो बेस्ट पिक्चर जो है आपका मिला है अनोरा को, ठीक है, अनोरा। अगला है आपका 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी बताओ। राहुल, पीडीएफ तो बचे आपकी, पीडीएफ तो आपकी कोर्सेज, अगर आप एसएससी के कोर्सेज से ज्वाइन है ना तो वहां पे आपको मिल रही है पीडीएफ। अच्छा, ये करंट की है, तो करंट की बच्चे मैं आपको बताती हूँ। करंट की इससे पहले वाली जो क्लास है और ये वाली जो क्लास है ये पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप इस चैनल से जुड़ जाइए बच्चे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है टेक का नॉन टेक, ठीक है। जो बच्चे पर्सनली बात करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन हाँ, फालतू की बकवास नहीं करनी है, काम की बात करनी है। टेक का नॉन टेक जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बताओ भाई,
ये सबसे नया है, सबसे नया, सबसे रीसेंट वाला है ये, विनोद कुमार शुक्ल। वेरी गुड बच्चे, हाँ वेरी गुड बच्चे, दीवार में खिड़की, बिल्कुल सही बताया आपने, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये बच्चे हिंदी के राइटर हैं। इससे पहले, इनसे पहले जो मिला था ना 58 नंबर का, वो दो राइटर को मिला था। एक तो आपके संस्कृत के लिए श्री राम भद्राचार्य हो गए, दूसरे आपके गुलजार हो गए उर्दू के लिए, है ना। पिछली बार जो है आपका 58 जो मिला था वो दो राइटर्स को दिया गया था। ठीक है, इस बार का है, इस बार का बच्चे आपका विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपके कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप में से अगर कोई ITI वाले स्टूडेंट है, NMDC की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो इनके बारे में। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, हिंदी के हैं बच्चे, हिंदी के राइटर हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें इन पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी के ही राइटर को दिया जाता है। जितनी भी भाषाएं, जितनी भाषाओं में हमारे देश में साहित्य रचा जाता है, उनमें से किसी भी लैंग्वेज को दिया जा सकता है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी बहुत फेमस है। ठीक है, और जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये बच्ची इनकी रिसेंट, मतलब वो किताब है। वैसे ज्ञानपीठ में ऐसा क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी नोवेल को नहीं मिलता है, उनका जो पूरा का पूरा काम है ना, पूरे काम को देखते हुए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना। तो पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कितना काम किया है, कौन कौन सी किताब इनकी है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इनकी बच्चे आपका एक तो पेड़ पर कमरा है, महाविद्यालय है। ठीक है, और इनकी कविता संग्रह जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी लगभग जय हिंद। ठीक है, ये भी जो है इन्हीं की है। तो हिंदी के राइटर हैं, ठीक है, बहुत फेमस राइटर हैं, आपको नाम याद रखना है, मिस्टर विनोद कुमार शुक्ल। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य में जो भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उनमें जो है सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। हाल ही में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बताओ बच्चे। रामसर पुरस्कार दिया क्यों जाता है? रामसर पुरस्कार दिया जाता है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। वेटलैंड का मतलब होता है बच्चे हिंदी में आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का एग्जांपल मैं आपको दूं तो तालाब आर्द्र भूमि है। ठीक है, झीलें आपकी आर्द्र भूमि है। ठीक है, उस हिसाब से मतलब हर वो जगह जहां पर की पानी है वो जो है आपका आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो जो आर्द्र भूमियां बच्चे आपकी होती हैं, स्पेसिफिकली जो जहां पे लैंड है, जहां पे भूमि है और जहां पे आपका पानी है, दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, जहां पे थोड़ी सी भूमि भी है, थोड़ा सा जो है आपका पानी भी है, उसे जो है आपका वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका तालाब हो गया, झील हो गया, इन जगहों में जो है आपको भूमि भी देखने को मिलती है, पानी भी देखने को मिलता है। तो जो आपका ट्रांजिशन एरिया होता है, इसे वेटलैंड कहा जाता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज मिलते हैं, पेड़ों के भी और जानवरों के भी। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई पाई जाती है, इसीलिए इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको बचाने के लिए जो है बच्चे आपका ये रामसर अवार्ड दिया जाता है। तो बताइए रामसर अवार्ड किसे दिया गया है? पहली भारतीय बनी है ये अवार्ड जीतने वाली, क्या नाम है बताओ बच्चे। ऑप्शन नंबर डी, जयश्री वेंकटेशन लियोनल मेसी। बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, नाम याद रखना। रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ये। ठीक है, और रामसर अवार्ड दिया क्यों जाता है मैंने आपको ये बता दिया है। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, याद रखिएगा बच्चे इसे। ठीक है, अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किन्होंने जीता है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार वाटर अवार्ड 2025 ये किसे दिया गया है? वाटर अवार्ड 2025 जीता है आपका गुंटर ब्लॉशेल। ठीक है, इनका नाम याद रखना बच्चे, गुंटर ब्लॉशेल। ये है एक हाइड्रोलॉजिस्ट। ये क्या है? ये पेशे से जो है आपके जल विज्ञानी है, हाइड्रोलॉजिस्ट है, और इनको जो है इस साल का वाटर अवार्ड दिया गया है। क्या काम किया है बच्चे इन्होंने ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखेंगे गुंटर, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, गुंटर याद रख लो, गुंटर वाटर। ठीक है, याद रहेगा आपको गुंटर वाटर। ठीक है, गुंटर पुरस्कार, गुंटर को मिला है आपका वाटर पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे।
अगला है भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताइए। बताओ क्या नाम है इनका। डिफेंस, इस बार आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्पेस वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी के लिए। और दूसरा जो है आपका डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है इनकी जो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन है यहाँ पे परमानेंट नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताइए। कौन है बच्चे, बताइए कौन है, क्या नाम है इनका। स्टॉकहोम वाला, हाँ बच्चे, वाटर अवार्ड, वाटर अवार्ड ये क्योंकि इन्वायरमेंट का है ना, इन्वायरमेंट का है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लो। और आसान भी है याद रखने के लिए, वाटर गुंटर, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन में देखेंगे तो आराम से याद आ जाएगा। क्या नाम है इनका, चलिए इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बताया है ऋतिक, ऑप्शन नंबर ए तनुष्का सिंह, वेरी गुड बच्चे, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह इनका नाम है, ठीक है। और तनुष्का सिंह को जो है अपॉइंटमेंट मिली है, परमानेंट अपॉइंटमेंट मिली है कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में, ठीक है। नाम याद रखना बच्चे इनका, इनका नाम है तनुष्का सिंह। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम में, ठीक है, जहां पर कि हमारे जो देश के हेड है ना, मतलब राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, दोनों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से देश ने कौन कौन सा सम्मान दिया है, ठीक है। तो वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत इस बार रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, बहुत सारे नेशन ने उन्होंने अपना नेशन के द्वारा उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो है बच्चे आपकी हमारी जो राष्ट्रपति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, इनको कौन से देश ने दिया है, बताओ। इनको कौन से देश के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, श्रीलंका है, रूस है, पुर्तगाल है, और आपका अमेरिका है, यूएसए है। कौन सा कंट्री है, चलिए याद रखना, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ठीक है। सिटी की ऑफ द ऑनर, ठीक है, सिटी की ऑनर जो है इस अवार्ड का नाम है, इससे सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। पुर्तगाल के लिस्बन, पुर्तगाल के बच्चे जो कैपिटल है ना वो है लिस्बन, पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में मेयर से लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा इन्हें स्लोवाकिया में कॉन्ट्रास्टाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्लोवाकिया हो गया आपका, पुर्तगाल हो गया आपका, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज के द्वारा सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अच्छा, 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, बताओ। 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का, उद्धव ठाकरे, अमिताभ बच्चन, रोहित शर्मा, कुमार मंगलम बिरला, किसे दिया गया है इस बार 2025 का। क्विक बच्चे, ये तो आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों को बताया है। ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को इनसे पहले वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अमिताभ बच्चन को इनसे पहले वाला, इस साल की बात हो रही है 2025, 2025 का है। ऑप्शन नंबर डी सचिन चौधरी, ऑप्शन नंबर डी शिव शर्मा, वेरी गुड बच्चे, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। अमिताभ बच्चन को इनसे पहले वाला, ठीक है, अभी वाला नहीं, ये 2025 वाला है, अभी वाला जो है आपका दिया गया है किसे, कुमार मंगलम बिरला जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइप है ना क्वेश्चन का, जहां पर कि हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ में किसी एक विषय पे एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, समझौते पे हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे बच्चे इस बार एग्जाम में। भारत ने किस देश से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया है, करार यानी कि समझौता, बताओ कहां से खरीदेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, वेरी गुड बच्चे, वेरी क्विक,
वेरी क्विक, सचिन और शिव, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से हम लोग बच्चे राफेल खरीदने वाले हैं। एक तो आपको कंट्री याद रखना है, दूसरा आपको नंबर ऑफ फाइटर याद रखना है। 26 पूछा जाएगा कितने खरीदने हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो हमने समझौता किया है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट है 26 फाइटर जेट का। ठीक है, वो है आपका 26 फाइटर जेट का। फ्रांस से 26 अति आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए अंतर सरकारी समझौते के तहत 26 समुद्री राफेल जेट के करार में लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे जा रहे हैं फ्रांस की गवर्नमेंट से। अच्छा, हाल ही में कौन सा देश है जो कि बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बच्चे आपका ये एक कॉपरेशन है। ठीक है, कॉपरेशन का एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर वो कंट्रीज हिस्सा लेती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में सहयोग के लिए बिम्स्टेक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एक संगठन बनाया हुआ है। तो बिम्स्टेक के अध्यक्ष इस बार कौन थे? कौन सा देश था बताओ बच्चे 2025 के लिए? बताइए। बांग्लादेश, वेरी गुड बच्चे, बांग्लादेश। बिम्स्टेक का अध्यक्ष 2025 में किसे चुना गया है? यह है अपना बांग्लादेश। ठीक है, 2025 में बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है। उसने 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए थाईलैंड से नेतृत्व ग्रहण किया है। यह परिवर्तन बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हुआ है, जहां के बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता संभाली है। अब इन 3 लाइनों में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, एक एक करके बच्चे समझो इसे थोड़ा सा। ठीक है, पहले तो बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या होता है कि हर साल जो है एक शिखर सम्मेलन होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग देखते हैं, G20 को देखते हैं, है ना, G7 को देखते हैं कि हर साल उनकी एक मीटिंग होती है, यानी कि शिखर सम्मेलन होता है। आपको पूछा जाएगा बिम्स्टेक जो है आपका, इसका 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? ठीक है, तो ये बच्चे आपका कहां पे हुआ है? बैंकॉक में। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, यहां पे हुआ है इस बार का शिखर सम्मेलन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये पूछा जाएगा कि बांग्लादेश ने अध्यक्षता ली है, किस इससे पहले अध्यक्षता किसके पास थी? इससे पहले जो है थाईलैंड के पास में थी। बांग्लादेश ने अगले आने वाले 2 सालों के लिए अध्यक्षता ली है। क्या बिम्स्टेक का मेंबर इंडिया है? तो बिल्कुल बच्चे, बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ में से एक देश हमारा इंडिया भी है, और इंडिया भी जो है आपका बिम्स्टेक का मेंबर है। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अभी नेपाल में हुआ, आप लोगों ने देखा होगा नेपाल में जो जेनजेड आंदोलन हुआ है ना, उससे पहले जो है आपका सिमिलर एक आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में उस आंदोलन के बाद में वहां की जो सरकार थी ना वो खत्म हो गई। वहां पे जो है मिलिट्री रूल चल रहा है। ठीक है, और मिलिट्री के द्वारा मोहम्मद यूनुस को जो है आपका कंट्री हेड के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मद यूनुस। ये अभी अभी जो है आपके क्या है, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं। ठीक है, और इनके कहने पे ही या फिर इनकी प्रेजेंस में जो है आपका बांग्लादेश को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इतना बच्चे आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है अभी 2025 में अध्यक्ष है बिम्स्टेक का। अच्छा, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? अच्छा ध्यान से, 59 तो अभी हमने पढ़ा है, 58 पूछा है आपको। ठीक है, 59 तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आपको बताना है 58 बच्चे 59 तभी हमने पढ़ा ना, ज्ञानपीठ 59 विनोद कुमार शुक्ल। ये आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, वेरी गुड। एक आपके संस्कृत के राइटर हैं, एक आपके उर्दू के राइटर हैं। ठीक है, संस्कृत के राइटर गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार। गुलजार जो है आपके उर्दू के पोइट हैं, बहुत सारे गाने आप लोगों ने इनके सुने भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके लिरिसिस्ट भी हैं और एक बच्चे आपके राइटर भी हैं। एक और वो बताइए मुझे, इनसे रिलेटेड मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। स्टार्टिंग में पूछा जाएगा गुलजार का एक्चुअल नाम क्या है? बताओ बच्चे, मालूम है किसी को? गुलजार जिनको कि 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इनका एक्चुअल नाम क्या है? प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में जो 59 दिया गया है वो है आपके हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रिसेंट ही पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले वाले जो है ना ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को भी याद रखना। ठीक है, हाँ बोथ होंगे, दोनों ए और बी दोनों ही है। आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है बिना गूगल किए कि गुलजार का असली नाम क्या है।
ये तो उनका पेन नेम है बच्चे। राइटर को अधिकतर आप लोग देखते होंगे, उनका एक पेन नेम होता है, ठीक है, जिस नाम से वो कविताएं लिखते हैं, जिस नाम से वो रचना करते हैं। तो इनका नाम है गुलजार। वैसे एक्चुअल नाम क्या है इनका? अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बानू मुश्ताक को किस रचना के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? ये भी आपका वीआईपी क्वेश्चन है बच्चे, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा आपको। बताओ। गुलजार तो उनका पेन नेम है, ठीक है। गुलजार तो बच्चे सचिन, गुलजार पेन नेम है, इनका एक्चुअल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। नाम याद रखेंगे, गुलजार का जो एक्चुअल नाम है ना वो है, पंजाबी है ये, संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। इसका आंसर बताइए बच्चे। टॉम ऑफ सैंड हो गया, देखो कंफ्यूजन हो गया। टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड नहीं है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस खबर को, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं और दो चीजें आपस में जो है आपकी मर्ज हो रही हैं, ठीक है। वो मर्ज नहीं होने देना है बच्चे, दोनों को सेपरेट रखना है। अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये दिया जाता है पहले तो लिटरेचर के लिए, ठीक है। इसका मैं आपको बेस बता रही हूँ, ये आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। लेकिन ये दुनिया भर की जो किताबें होती हैं, किसी भी भाषा में किताब लिखी हो, ठीक है, किताब होनी चाहिए और उसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये पुरस्कार दिया जाता है ना बच्चे, तो ये सिर्फ जिसने किताब लिखी है उसे नहीं दिया जाता, ये जिसने उस किताब का अनुवाद किया है अंग्रेजी में उसको भी दिया जाता है, ठीक है। तो दो पुरस्कार होते हैं आपके, एक तो होता है आपका सिर्फ बुकर, बुकर अवार्ड होता है, वो सिर्फ जो है ओरिजिनली जो इंग्लिश लिटरेचर होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और एक है आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर में किताब किसी भी भाषा की हो, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो तब दोनों किताबों को, एक ओरिजिनल बुक होती है, एक उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, दोनों को जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2025 का जीता है ना, वो जीता है बच्चे बानू मुश्ताक ने, ठीक है। वो किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने। नाम आपको समझ में आ रहा होगा, इंडियन नाम है, यानी कि इंडियन है, ठीक है, भारत की है बानू मुश्ताक। और इनकी जो किताब है ना बच्चे, वो है हार्ट लैम्प, ठीक है, वो है आपकी हार्ट लैम्प, याद रखना इनको, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, किताब का नाम है हार्ट लैम्प, इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इनकी जो किताब थी ओरिजिनली, है ना, वो उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है? ये बच्चे कन्नड़ा की राइटर है, ठीक है, ये जो है कन्नड़ भाषा की राइटर है। तो इनकी जो ओरिजिनल बुक है वो कन्नड़ की है, ठीक है। तो कन्नड़ में जो है इन्होंने लघु कथा संग्रह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आपका हार्ट लैम्प, ठीक है, ये आपका हार्ट लैम्प है। और इसका जो एक्चुअल नाम है, या फिर कन्नड़ा में जो इसका नाम है ना, वो है आपका हृदय संग्रह, ठीक है, हृदय संग्रह, ये इसका एक्चुअल नाम है, कन्नड़ा में इसका नाम है, ठीक है। बाद में इसे जो है आपका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन इसका किया गया हार्ट लैम्प नाम से, और तब जो है इसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी कहानी, जो कि अभी रिसेंट वाला है। इससे पहले 2023 में बचे 2023 में ये जो पुरस्कार था, ये हमारे ही देश के एक राइटर ने जीता था, ठीक है, हमारे ही देश के एक राइटर ने जीता था, जिनका नाम है गीतांजलि श्री। किसने जीता था? गीतांजलि श्री ने। अब गीतांजलि श्री ने जिस किताब के लिए इस पुरस्कार को जीता था ना, वो किताब है आपकी टॉम्ब ऑफ सैंड। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है, ये थी आपकी टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। 2023 में इन्होंने सेम पुरस्कार जीता था, टॉम्ब ऑफ सैंड, और इनकी हिंदी की किताब थी रेत समाधि, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड, समाधि, रेत समाधि इनकी बुक थी, ठीक है। तो अभी दोनों को अलग अलग रखिएगा। 2023 की विनर है गीतांजलि श्री, ठीक है, और 2025 की विनर है बानू मुश्ताक। गीतांजलि श्री हिंदी की राइटर है, बानू मुश्ताक कन्नड़ा की राइटर है। गीतांजलि श्री की जो किताब थी हिंदी में, वो थी रेत समाधि, ठीक है। बानू मुश्ताक की जो किताब थी कन्नड़ा में, वो है आपकी हृदय संग्रह, ठीक है। और दोनों को ट्रांसलेट किया गया, फिर जो है बानू मुश्ताक की किताब बनी हार्ट लैम्प, ठीक है, और गीतांजलि श्री की किताब बनी कौन सी? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूजन मत करिए, हार्ट लैम्प आपकी अलग किताब है, टॉम्ब ऑफ सैंड आपकी अलग किताब है, दोनों ने ही सिमिलर पुरस्कार जीता है, सेम ही अवार्ड जीता है, ठीक है। दोनों राइटर जो है फीमेल है, दोनों का नाम याद रखेंगे, 2023 के लिए, 2025 के लिए, ठीक है। कन्नड़ा जो है आपका कर्नाटका की लैंग्वेज है ना, कर्नाटका की भाषा है कन्नड़ा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है।
कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों राइटर अलग हैं, गीतांजलि श्री अलग है और बानू मुस्ताक अलग है। ज्यादा जो आने के चांसेस हैं, एग्जाम में आने के चांसेस है, वो भी सी बात है, जो रिसेंट वाला अवार्ड है वही एग्जाम में आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस आपको ये भी बता रही हूँ, क्योंकि कई बार जो है बुक्स एंड ऑथर वाले में जो है आपका बिल्कुल रिसेंट वाली किताब पूछी जाती है ना, तो बुक्स एंड ऑथर में आपका प्रश्न आ सकता है कि टॉम ऑफ सेंट किसकी किताब है, ठीक है, तो गीतांजलि श्री की किताब है, ठीक है। अगला है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज बारे में बच्चे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो इसके बारे में एक चीज याद रखना, भारत से वो व्यक्ति जिन्होंने कि सबसे पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार जीता था ना, वो थे आपके MS स्वामीनाथन, ठीक है। कौन थे? MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये याद रखेंगे। MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है आपका 2023 में, 2023 में, ठीक है। और इनको साल 2024 में भारत सरकार ने मरणोपरांत दिया है क्या? भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। और इन्हें जो है भारत का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे एक अवार्ड के बारे में याद रखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अभी जो है सारे के सारे ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे फॉरनर्स हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि इस साल ये किसी फॉरनर को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर मरियांगीला हुंगरिया, ठीक है। अब नाम याद रखना पड़ेगा इनका बच्चे, मारिया, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया ने इस बार का 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज अपने नाम किया है, ठीक है। डॉक्टर मरियांगीला हुंगरिया इनका पूरा नाम है और इनको इस बार का दिया गया है। ये कहाँ की है? ब्राजील की है बच्चे, ठीक है, तो मारिया। अगला है 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक। ये भी आपका VIP क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। जितने भी इंडेक्सेस, जितनी भी रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपकी रिपोर्ट होती है वो है आपके SDI। किसी भी देश के बारे में अगर आपको जानना है ना कि इसकी एक्चुअल स्थिति कैसी है, तो उसका SDI इंडेक्स देख लीजिए ना, तो ये आपका SDI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा है कि SDI 2023 की रिपोर्ट में कौन सा देश है जो कि शीर्ष स्थान पर है, बताओ। मैम रेगुलर CA की क्लास होती है? बिल्कुल होती है बच्चे, रात को 8 बजे जो है रेगुलर CA की क्लास होती है आपकी, लेकिन वो डेली बेसिस पे होता है, डेली करंट अफेयर के नाम से, है ना। डेली बेसिस पे जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वो न्यूज़ जो है आपकी बताई जाती हैं। ये स्पेसिफिकली जो आपके दो एग्जाम हैं जो कि हमारे बहुत करीब हैं, एक आपका NHPC हो गया, एक आपका SSC JEE हो गया, उसके लिए बच्चे हम पिछले 6 महीनों का, 7 महीनों का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि 2025 को ही रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो है जनवरी, फरवरी, मार्च हमने रिवाइज किया था, अभी जो है हम अप्रैल, मई, जून रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके 2-3 महीने बच जाते हैं, उसके बाद में जो है टॉपिक वाइज रिविजन करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी बच्चे, दोनों ही एग्जाम के लिए, ठीक है। सारा कंटेंट मैं आपको फ्री में दूंगी यहीं पे यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी हाँ, डेली अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर सेशन आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे डेली करंट अफेयर सेशन देखते हैं या फिर डेली जो है बेसिस पे करंट अफेयर से कनेक्टेड रहते हैं, उनके लिए बच्चे रिवीजन बहुत आसान रहता है ना। तो रिवीजन बहुत आसान उनके लिए हो जाता है। पहली बार किसी खबर को पढ़ रहे हैं, पहली बार उसे समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो याद करना, खबरों को अपने साथ में रिटेन करना वो थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए डेली बेसिस पे जो है आप 15-20 मिनट या फिर 15 मिनट जो है, कोई कोई तो 10 मिनट में क्लास निपटा लेता है, क्योंकि वो 15 मिनट की क्लास होती है। आप उसे जो है स्पीड तेज करके देखेंगे तो आपका 10 मिनट भी नहीं लगते हैं न्यूज़ को कवर करने में ना। तो जो है डेली बेसिस पे आपको एक आदत बनानी है कि 10 मिनट में मुझे आज पूरे दिन भर में क्या हुआ है, कल पूरे दिन भर में क्या हुआ है, वो सारी की सारी खबरें जो है पढ़नी है। और उसके बाद में जब रिवीजन होता है, आपका मंथली रिवीजन होता है, इस तरीके से हम हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली जो है रिवीजन करते हैं, तो बहुत आसान रहता है आपके लिए। बताओ बच्चे कौन सा देश है? यह आपका आइसलैंड हमेशा टॉप में रहता है ना, आइसलैंड जो है आपका हमेशा टॉप में रहता है। अब इस रिपोर्ट की कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगी, थोड़ा सा याद रखना बच्चे। सबसे पहले तो जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ये जो है जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 193 कंट्रीज को जो है आपका शामिल किया जाता है, उन पे सर्वे किया जाता है। भारत का इस बार रैंक रहा, अब भारत का रैंक रहा आपका 130, ठीक है। 193 देशों में से भारत आया है 130वें नंबर पे। सबसे उच्च स्थान यानी कि हाईएस्ट रैंक वाले कंट्रीज कौन से हैं? आइसलैंड है, नॉर्वे है, आपका स्विट्जरलैंड है। 3 कंट्रीज हैं, तीनों ही आप लोगों को दिख रहा होगा, तीनों में एक कॉमनलिटीज है कि तीनों ही जो है आपकी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है, तीनों आपके टॉप में है।
ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, आइसलैंड पहले नंबर पे है, भारत का 130वां स्थान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? अब जितने भी आप लोग बाहर देश के सम्मान देखें तो वहां पे बच्चे ये शब्द जो है ना ये बहुत कॉमन से होते हैं, ऑनर, कॉलर, ग्रैंड, है ना, इस तरीके से। तो उस अवार्ड के नाम में या फिर उस सम्मान के नाम में एक नाम तो ऐसा होता है जो थोड़ा सा अलग होता है दूसरे देश से। तो इस देश के सम्मान में भी यही नाम आपका अलग है, मकारियोस। बस इससे आपको याद रखना है कि मकारियोस कौन से देश ने दिया है। मकारियोस बताओ बच्चे, मकारियोस के जैसा ही है देश का नाम भी, ऑप्शन में कनेक्ट करके बताइए कौन सा देश होगा। पीडीएफ बच्चे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेक का नॉन टेक। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है टेक का नॉन टेक, सेशन खत्म होने के बाद में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मकारियोस आपको याद रखना है साइप्रस। ठीक है, मकारियोस ये जो सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये दिया है साइप्रस कंट्री ने। ठीक है, किसने दिया है बच्चे? साइप्रस ने दिया है। तो साइप्रस नागरिक गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंट्री का नाम है साइप्रस। अगला है, हाल ही में किन्होंने अपने IGF आर्चर अमीश अवार्ड फॉर स्टोरी टेलर्स का अवार्ड जीता है? बताइए। यह है आपका अमीश अवार्ड फॉर स्टोरी टेलर्स, IGF आर्चर अमीश अवार्ड फॉर स्टोरी टेलर्स। ये किसने जीता है? ये भी बच्चे आपके राइटर ही हैं। ठीक है, इन राइटर का नाम आपको बताना है किसने जीता है ये। इन राइटर का नाम याद रखेंगे, इनका नाम है शालिनी मलिक। ठीक है, इनका नाम क्या है बच्चे? शालिनी मलिक इनका नाम है। इनको दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, शालिनी मलिक नाम याद रखेंगे इनका, शालिनी मलिक, डॉक्टर शालिनी मलिक। इनको जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। ये पहले IGF आर्चर रमेश अवार्ड फॉर स्टोरी टेलर्स का विजेता घोषित किया गया है। ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लीसा नंदी ने डॉक्टर शालिनी मलिक को उनके उपन्यास द वे होम इसके लिए $25,000 का पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अवार्ड तो मैं कहूंगी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो राइटर है और इनकी जो किताब है, ठीक है, उसको थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि आपको बच्चे करंट अफेयर में कैटेगरी होती है बुक्स एंड ऑथर की, है ना। करंट अफेयर में भी आपकी एक कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर की। रिसेंट ईयर्स में जो आपके किताबें आई हैं और इनके जो लेखक हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको एक किताब याद रखनी है, इनका उपन्यास है द वे होम, द वे होम। ठीक है, और इसके राइटर हैं शालिनी मलिक। ठीक है, तो ये चर्चाओं में तभी आई बच्चे जब इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, शालिनी मलिक की किताब है द वे होम। अगला है, हिंदी भाषा की किस लेखक लेखिका को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ज्ञानपीठ बच्चे इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी क्या करता है ना, साहित्य अकादमी टोटल 24 भाषाओं में पुरस्कार देता है। टोटल जो है आपका 24 लैंग्वेजेस में पुरस्कार देता है। अब 24 के 24 भाषाओं के जो पुरस्कार के विजेता हैं वो तो हम याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अधिकतर जो एग्जाम में कैटेगरी पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है आपकी हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है, कि हिंदी के कौन से राइटर को दिया गया है, अंग्रेजी के कौन से राइटर को दिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बार जो है आपका ये थोड़ा अवार्ड ध्यान से पढ़ना, यह आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। ठीक है, तो झारखंड की ये आपकी कवित्री है, नाम है इनका पार्वती तिर्की, नाम है इनका पार्वती तिर्की। ठीक है, इनको जो है इनके कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर उगना। उसके अलावा बच्चे आपके जो बाकी राइटर्स हैं, जैसे कि अद्वैत कोलारकर हैं, अंग्रेजी भाषा में इनको दिया गया है। ठीक है, सिद्धार्थ है, इनको वह बालक जो बुद्धि बना के लिए दिया गया है। धीरे सेना कुमार पांडे है। तो खैर तो सारे के सारे नहीं आपको याद रखने हैं, इनको याद रखना, पार्वती तिर्की है। ठीक है, और फिर उगना जो है इनकी किताब का नाम है। ठीक है, पार्वती तिर्की और किताब का नाम है फिर उगना। हाल ही में वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है, वो किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? वाल्मीकि थापर। दो तरीके के प्रश्न आएंगे कि वाल्मीकि थापर का संबंध कौन से क्षेत्र से है, ये क्या थे? ठीक है, और दूसरा आता है, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था? वाल्मीकि थापर, बताइए बच्चे, वाल्मीकि थापर
टाइगर मैन, टाइगर मैन, ये है आपका टाइगर मैन। वाल्मीकि थापर को मशहूर वन्य जीव संरक्षणवादी, ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनका क्षेत्र क्या है, तो ये बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, ठीक है, संरक्षणवादी थे, और टाइगर मैन के नाम से इनको जाना जाता था। वाल्मीकि थापर, हाल ही में इनका निधन हुआ है बच्चे, नाम याद रखना, वाल्मीकि थापर। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है, बताओ। यह है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके हेड के रूप में बच्चे पहली बार किसी महिला को चुना गया है ना, इसके हेड के रूप में पहली बार किसी महिला को चुना गया है। वैसे अगर हम भारत की बात करें तो बच्चे जो भारत की ओलंपिक संघ है ना, भारत का भी अपना जो है आपका इंडियन ओलंपिक संघ है, ठीक है, उसके हेड के रूप में जो है हमने भी पहली बार किसी महिला को चुना है, उनका नाम है पीटी उषा, ठीक है। तो ये जो है आपके भारत के जो ओलंपिक समिति है उसकी हेड है, उसके अध्यक्ष है ये, ठीक है, ये भी पहली महिला है जो कि इसकी हेड बनी है। और अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके हेड के रूप में भी पहली बार किसी महिला को चुना है, तो इनका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड बच्चे, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, नाम है इनका क्रिस्टी कोवेंट्री, नाम याद रखना इनका, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ये कहाँ की है बच्चे, जिम्बाब्वे की, कहाँ की है, जिम्बाब्वे की है। तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो कि 1894 में अस्तित्व में आया था। 1894 में बना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईओसी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। ये जो है आपका स्विट्जरलैंड में बना है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, ये जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है, और ये कब बना है, 1894 में से बनाया गया है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की है क्रिस्टी कोवेंट्री, आंसर याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख चुना गया है, बताइए बच्चे, इसका आंसर बताइए। बताइए, हाल ही में रॉ, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड के रूप में किसे चुना गया है। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है ये। क्या नाम है इनका, ऑप्शन नंबर डी, पराग जैन, वेरी गुड। रॉ के हेड है, ये है आपके पराग जैन, आईपीएस पराग जैन को रॉ के हेड के रूप में चुना गया है, ठीक है। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। अगला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसकी आत्मकथा है। देखिए बच्चे, बुक्स एंड ऑथर से जो है क्वेश्चन आपका आया है, आप लोगों ने देखा होगा आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक होता है, किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा पर जो किसी भी व्यक्ति के, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन है ना, स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया के हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के हो सकते हैं, तो अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर उनकी जो आत्मकथा है वो लिखी गई है, रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुई है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये बताइए किसकी है बच्चे, दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसकी है ये, क्रिकेटर का नाम बताइए बच्चे, किसकी आत्मकथा है ये, किसकी आत्मकथा है। ये है शिखर धवन की, जानते हैं ना शिखर धवन को, क्रिकेटर है ना, शिखर धवन की ये आत्मकथा है, ठीक है, द वन, बस इतना बच्चे यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बच्चे, याद रखना इसे, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है। भारत तीसरे स्थान पे रहा है, छठे पे रहा, आठवें पे रहा, या फिर 10वें पे रहा है, कौन से नंबर पे रहा है बच्चे।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कितना बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है, कितना बेहतरीन काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे उनको रैंक दी जाती है। तो भारत की इस बार की रैंक है 10th, ठीक है, याद रखना है आपको, 10वें स्थान पे है अपना इंडिया, ठीक है, 10वें स्थान पे है अपना इंडिया। उसके अलावा इस सूचकांक के बारे में ये याद रखना है, जब से सूचकांक बच्चे जारी हुआ है ना, पहले टॉप 3 पे कोई कंट्री ही नहीं है, ठीक है, पहले टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है, मतलब किसी भी देश के जो काम किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के लिए वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि उनको टॉप 3 में रखा जाए, ठीक है। तो ये रैंक स्टार्ट होती है टॉप 4 से। तो सबसे पहले हम कहेंगे चौथे नंबर पे जो है आपका डेनमार्क है। भारत का स्थान कितना है, 10वां है, ठीक है, चौथे स्थान पे है आपका डेनमार्क। विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट बताओ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बच्चे भारत का कौन सा नंबर है। इस रिपोर्ट के बारे में एक तो ये याद रखेंगे कि किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। भारत का इस रिपोर्ट में कौन सा नंबर आया है, 131वां नंबर आया है, ठीक है, याद रखेंगे भारत का इस रिपोर्ट में 131वां नंबर आया है। किसके द्वारा जो है इसे आपका जारी किया जाता है, तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको याद रखना है, ठीक है, और इसमें टोटल 148 कंट्रीज में सर्वे किया जाता है, उनमें से आपका 131वां नंबर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जनसांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर प्रति महिला कितनी दर्ज की गई है, ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र, है ना, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है और इसमें जो है सारे देशों के, लगभग उन देशों की जहां पर की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा में हम पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है, ठीक है। तो भारत के बारे में यह आंकड़ा बताया गया है कि भारत की जो प्रजनन दर है प्रति महिला वो कितनी है, 1.9 है बच्चे, ठीक है। रिपोर्ट को याद रखना, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये बताया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा, बन भी चुका है ना। लेकिन देश की कुल प्रजनन दर जो है आपका 2.1 से घट करके 1.9 प्रति महिला हो गई है, ठीक है। प्रजनन दर हमारी कम हुई है लेकिन जनसंख्या हमारी ज्यादा हुई है। औसतन भारतीय महिलाएं इतने कम बच्चे पैदा कर रही हैं कि वह बिना माइग्रेशन के अगली पीढ़ी में जनसंख्या के आकार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आज तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन आने वाले समय में हमारे देश की पॉपुलेशन कम होने वाली है ना, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं की जो प्रजनन दर है वो घट रही है। अगला है बच्चे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके डैशबोर्ड पर सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हम पढ़ते हैं ना उनमें से सबसे पुराना है आपका ILO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से भी पुराना है ILO। तो इसके द्वारा जो है आपकी रैंक जारी की गई है। भारत की रैंक उसमें कितनी है, भारत की रैंक है उसमें आपकी 2nd, ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर के 64% पहुंच चुका है। इस मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। ILO के डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर के 2025 में 64% हो गया है। इससे पिछले एक दशक में 45% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये 2015 और 2025 पिछले एक दशक का जो है आपका कंपेयर किया गया है। तो 2015 में बहुत ही ज्यादा बच्चे, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। 2015 में अगर आप लोग देखेंगे 19% था, अभी 2025 में जो है आपका 64% आ गया है, ठीक है। और ये है क्या, ये है आपकी सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा बढ़ रही है, ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी है भारत में, सामाजिक सुरक्षा है वो बढ़ रही है। और इसके मामले में हम पहुंच गए हैं विश्व में दूसरे नंबर पे, ठीक है। किसकी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय योजना कार्ड योजना के तहत कितने वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज दिया जाता है, बताओ बच्चे। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये है आपका वय। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, इसके बारे में तो सभी को पता है, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड क्या है, इसमें कौन से लोगों को जो है आपका कवरेज मिलती है, हेल्थ कवरेज, इनमें कौन से लोगों को बच्चे हेल्थ कवरेज मिलती है।
बताइए। प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड कितने साल तक के लोगों के लिए है? ये है बच्चे आपका बुजुर्गों के लिए, ठीक है, 70 ईयर्स अभी तक। चलिए पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है एक योजना, इसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना। इसके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है, ठीक है। इस योजना के अंदर हर पात्र वरिष्ठ नागरिक को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, और ये योजना जो है आपकी 29 अक्टूबर 2024 को आरंभ कर दी गई है। इससे पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होता था ना, आयुष्मान कार्ड एक फैमिली के लिए एक बनता था ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक फैमिली है तो उसके लिए जो है आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। उस फैमिली में चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, है ना, सभी के लिए जो है आपका एक होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अगर फैमिली में बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के लिए अपना अलग कवरेज होगा, है ना। पूरे परिवार के लिए तो 5 लाख का है, लेकिन बुजुर्ग के लिए जो है आपका उसके लिए भी अलग है। तो ये जो आपकी वय वंदना आयुष्मान के तहत ही वय वंदना योजना है, इसको जो है आपका बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया गया है। तो बुजुर्गों में भी जो आपकी उम्र है वो कितनी होगी, तो सबसे अधिक उम्र जो है आपके 70 ईयर्स, ठीक है। 70 ईयर्स के लोगों के लिए जो है आपका कितने वर्ष, 70 साल या फिर 70 वर्ष से ज्यादा, ठीक है, उनके लिए जो है आपका ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। और इनको जो है अपना सेपरेट 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाएगा। अगला है आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, इनका संबंध किससे है? ये तो क्वेश्चन में ही आंसर था। हाँ, क्वेश्चन में यही था ना कि कितने उम्र। अच्छा, 70 लिख दिया है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले में दे दिया बच्चे 70, है ना, वो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई, वहां आपका सही है, हिंदी में आपका सही है, ठीक है। याद रखने से 70 साल या फिर 70 साल से ज्यादा, और जो 70 साल से कम का होगा तो पूरे फैमिली में जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे बूढ़े होंगे, सबको मिलाकर के जो है आपका 5 लाख का कवरेज दिया जाता है, ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदन कार्ड दोनों में आपका डिफरेंस है बच्चे। प्रतिभा सेतु किसका है ये? अच्छा, यूपीएससी एग्जाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, यूपीएससी है ना, एग्जाम के बारे में तो सभी जानते हैं कितना टफ होता है। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, अलग अलग जो हमारी अखिल भारतीय सर्विसेज है ना, उनमें जो है लोगों को चुनने के लिए, वहां पे उनको नियुक्त करने के लिए एग्जाम आपका करवाया जाता है, यूपीएससी ही एग्जाम करवाता है। तो यूपीएससी के एग्जाम में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्री होता है, फिर आपका मेंस का राइटिंग वाला पेपर होता है ना, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में भी जो है आपकी एक मेरिट आती है, और तब जो है आपकी वो फाइनल मेरिट होती है। उस मेरिट में जो है आपके जो बच्चे निकलते हैं उनका ही जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो बच्चे इंटरव्यू से पहले, है ना, मेंस जिन्होंने क्लियर किया होता है, जो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए लेकिन मेंस क्लियर किया होता है, वो बच्चे भी तो उतने ही ज्यादा जो है आपके समझदार है या फिर उतने ही ज्यादा कैपेबल है ना, कि वो कुछ भी आईएएस के जैसे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने फाइनल मेरिट तो करेक्ट नहीं की, लेकिन उससे पहले जो है वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है ना, उन्होंने इंटरव्यू दिया है लेकिन फाइनल मेरिट में वो नहीं हो पाए, उन बच्चों के लिए जो है बच्चे आपका एक तरीके से उनके रोजगार के लिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल, ये प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके लिए है? ये है आपका नॉन रिकमेंडेड यूपीएससी कैंडिडेट, ठीक है, यह आपके गैर अनुशंसित यूपीएससी उम्मीदवारों से। तो इस पोर्टल में क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। वैसे डिटेल में न्यूज मैंने आपको बताई है ना, जो डेली वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने बच्चे ये न्यूज पढ़ी होगी। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूक जाने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए एक नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिभा सेतु नाम का एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है, एक पोर्टल शुरू किया है। यहाँ इन बच्चों को, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना का पुनः ब्रांडेड एवं उन्नत संस्करण है, जिसे कि यूपीएससी के द्वारा 20 जून को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्टल है। अब इस पोर्टल में क्या किया जाएगा ना, ऐसे बच्चों की जानकारी रिलीज की जाएगी जिन बच्चों ने अपना इंटरव्यू तो दिया है लेकिन इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाए, फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, ठीक है। तो उन बच्चों की जो है यहाँ पे आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और फिर जो हमारे पीएसयूज है ना, जो बाकी आपकी निजी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, पीएसयूज हैं, या फिर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है जिनको कि इन बच्चों की सर्विसेज चाहिए, है ना, ये आपस में जो है क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन बच्चों को भी जो उन्होंने की फाइनल इंटरव्यू दिया हुआ है
है ना, उन बच्चों को यहाँ पे रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, अच्छी अच्छी जॉब पे जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि यूपीएससी के वो कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट में अपना नाम नहीं बना पाए लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो है आपका ये एक तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, पैदा करने के लिए जो है आपका ये पोर्टल बना है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज भारत और किस देश के मध्य होने वाला टेस्ट क्रिकेट सीरीज है? बताओ भाई। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज, तेंदुलकर को तो आपको पता है सचिन तेंदुलकर है, एंडरसन आपके जेम्स एंडरसन है। ठीक है, दोनों के नाम पे सीरीज हो रही है तो दोनों का देश आपको पता होना चाहिए। इंडिया और जेम्स एंडरसन का कौन सा है बच्चे? राम दुबे, मैंने कोर्स के लिए बात की थी, मैंने बताया था बच्चे किससे बात की थी आपने? राम दुबे। देखना, सबसे पहले तो आप सभी को पता है बच्चे कि जब चैनल पे किसी भी चैनल से आप जो जुड़ते हैं, अगर आपको कोर्स चाहिए है ना, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मंथ में ऐसे समय आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जबकि आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलता है ना, तो वहां पे आपको अपने मनचाहे प्राइसेस में कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो उन मौकों को नहीं छोड़ना है कभी भी। कभी कभी आप देखते हैं कि मंथ एंड में भी जो है आपकी सेल चल रही होती है, वहां पे भी जो है आपका हैवी डिस्काउंट होता है, तो वहां पे भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप उनसे बात करिए बच्चे, है ना। मैसेजेस का बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, है ना, आप नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करिएगा। कॉल करके जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, उसके बाद में जो भी संभव होगा, जो भी पॉसिबल होगा, उतनी हेल्प बच्चे आपकी की जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है। ये आपका इंग्लैंड है बच्चे, एंडरसन कहाँ के? इंग्लैंड के। तो दोनों देशों के बीच में जो है आपकी ये सीरीज करवाई गई है। ठीक है, नाम है सीरीज का एंडरसन तेंदुलकर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाले टेस्ट मैच की श्रृंखला का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा है। अच्छा, नवंबर 2025 में होने वाले 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताओ बच्चे। इस साल यानी कि 2025 में अभी एंड में जो है आपका नवंबर के महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ पे होने वाले हैं? आपका छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है या फिर गुजरात है? कहाँ पर होने वाले हैं? कल क्लास होगी क्या? कल क्या है? कल 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 संडे है बच्चे, कल नहीं होगी। अब मिलते हैं फिर मंडे को। ठीक है, मंडे को मिलेंगे अपन। यह है आपका 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसकी मेजबानी इस बार 2025 में करने वाला है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में होंगे बच्चे इस बार के यूनिवर्सिटी गेम्स, राजस्थान के जयपुर शहर में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये है आपका राजस्थान। अगला है ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 ये जेवलिन थ्रो की बच्चे प्रतियोगिता है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, स्वर्ण पदक यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता है, इतना आपको याद रखना है। बाकी कौन नीरज चोपड़ा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। भारतीय एथलीट में जो है आपके इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चे इनके पिछले 2 ओलंपिक्स में रहा है। ठीक है, तो भारत के भाला फेंक के स्टार नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। अगला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये किस देश में स्थित है? बताओ बच्चे, कहाँ पे ये? वैसे ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये चर्चाओं में रहा है, इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जल संधियां हैं, ये है आपकी जल संधि स्ट्रेट। कितने बजे तक चलेगी? होने वाली है बच्चे, क्लास आपकी खत्म होने वाली, हो गए क्वेश्चन बस। बताओ, ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, कि हॉर्मुज की जल संधि कहाँ पे है? तो ये आपकी ईरान में है। बेसिकली क्या हुआ है ना बच्चे, ये आपका आया है न्यूज में। अभी न्यूज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, न्यूज पढ़िए, न्यूज में आया है आपका ईरान पार्लियामेंट अप्रूव्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर।
है ना, फॉलोइंग यूएस न्यूक्लियर स्ट्राइक एज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान ने जो हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करने का डिसीजन लिया है, इसीलिए बच्चे आपको ये चर्चाओं में रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको याद रखना है, जो जल संधि है ये आपके कहाँ पे है, ये आपके ईरान में स्थित एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और ये किन किन वाटर बॉडी को जोड़ता है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, एक बच्चे आपकी वाटर बॉडी नंबर 1 है, दूसरी आपकी वाटर बॉडी नंबर 2 है। ठीक है, इन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ने के लिए जो संकरा जलमार्ग होता है ना, ये भी पानी पानी वाला रास्ता है, तो इस संकरे जलमार्ग को स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये किससे जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और इसे जो है आपका क्लोज करने के डिसीजन लिए थे ईरान की सरकार ने, इसीलिए बच्चे आपका चर्चाओं में था। अच्छा, हाल ही में किन्हें भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, पहले तो बच्चे प्रमुख ही इंपॉर्टेंट होते थे, अब एग्जाम में प्रमुख भी पूछे जाने लगे हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर नर्मदेश्वर तिवारी। इनको हमारी इंडियन एयरफोर्स का क्या बनाया गया है, वाइस चीफ बनाया गया है। बाकी अगर प्रमुखों की बात करें ना, तो हमारी तीनों ही सेनाएं, उनकी आपको प्रमुखों का नाम याद रखना बच्चे। इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। ठीक है, इंडियन आर्मी का अभी जो लीड कर रहे हैं चीफ है वो है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आपके जो एयरफोर्स है उसके हैं एपी, ठीक है, एपी सिंह। उसके बाद है आपके नौसेना, इनके हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, तो ये टॉप 3 जो है आपके लीडर्स हैं हमारी सेनाओं के। ठीक है, ये टॉप 3 लीडर्स हैं हमारी सेनाओं के। तो इसमें आपको पूछा है हमारी वायुसेना, वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो है आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। उसके अलावा सेना के जो हैं ये हैं आपके जनरल एएन राजा सुब्रमण्यम, और नौसेना के हैं आपके एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, इन तीनों के ऊपर एक और पोस्ट होती है, ठीक है, जो तीनों ही सेनाओं का एक तरीके से समन्वय करने के लिए होती है ना, तीनों के बीच में जो है आपका बैलेंस करने के लिए पोस्ट होती है, उसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके हेड कौन है, जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, इसे कहते हैं हम सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो सीडीएस है हमारे जनरल अनिल चौहान। अगला है बच्चे, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ये है आपका माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला, नाम क्या है इनका, इनका नाम बताइए। सुमित नौटियाल। मैम हिस्ट्री की क्लास किस टाइम होगी, हिस्ट्री की क्लास बच्चे, हिस्ट्री की क्लास तो हो चुकी है। अगर आप इन्हीं सेशन की बात करें ना, जो फ्री सेशन है आपके एसएससी के लिए, एनएसपीसी के लिए, हिस्ट्री के सेशन हो चुके हैं। स्टैटिक जीके लगभग आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री हो गया है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया है आपका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी हो गया है ना। ये एसएससी 2024 एसएससी 2025 टॉप 100 एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहां पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है। इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम है छोंजिन अंगमो। ठीक है, नाम याद रख पाओगे, छोंजिन अंगमो, छोंजिन अंगमो आपको नाम याद रखना है इनका। और ये जो है दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई है कहाँ की बच्चे, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विश्व की पहली महिला दृष्टिबाधित महिला है जो कि एवरेस्ट को फतह कर चुकी है, तो हिमाचल प्रदेश की है, नाम है इनका छोंजिन अंगमो। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, स्टेट भी याद रखेगा। अच्छा, आयरन लेडी के नाम से चर्चित कमला देवी किस खेल से संबंधित है, आयरन लेडी कमला देवी, आयरन लेडी कमला देवी, इनका संबंध बच्चे वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, इनका संबंध जो है आपका वेट लिफ्टिंग से है। कमला देवी मंगतानी ने कमाल कर दिया है, इन्होंने दुबई में भारत का नाम रोशन किया है। कमला देवी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 67 ईयर की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीत हासिल की है। पिछले 5 सालों की मेहनत से वो अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। तो इनका नाम है आयरन लेडी। ठीक है, वैसे इनको एक टैग दिया गया है आयरन लेडी का, छत्तीसगढ़ की है बच्चे ये। ठीक है, नाम याद रखना और खेल याद रखना, वेट लिफ्टिंग। अभी जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह हुआ था वहां पे इन्होंने भारत को 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जिताया था। अगला बच्चे आपका सूदी रमन कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना है, सूदी रमन कप,
सूदी रमन कब, ये स्टैटिक जीके में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टैटिक जीके में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूदी रमन जो खेल है, सूदी रमन जो कप है, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, चाइना ने बच्चे यहाँ पे जीता है, चाइना ने विश्व बैडमिंटन में अपना दबदबा कायम रखते हुए सूदी रमन कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया है? नोमैडिक एलिफेंट, ये नोमैडिक एलिफेंट होता है इंडिया के और कौन से देश के बीच में? बताओ, इंडिया के और कौन से देश के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट? नोमैडिक एलिफेंट, एक तो बच्चे यहाँ पे इंडिया हिस्सा लेता है, इंडिया के अलावा कौन सी आर्मी यहाँ पे हिस्सा लेती है? तो ये है आपकी मंगोलिया। ठीक है, इंडिया और मंगोलिया के मध्य होता है आपका नोमैडिक एलिफेंट। इस बार का जो 17वां संस्करण है, 17th और एडिशन है 2025 का, ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में हुआ है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है बच्चे उलान बटोर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगला है ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस संदेश को वैश्विक पटक पर रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का चयन किया गया है। इसमें किस सांसद का नाम शामिल नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद में आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद में जो है आंसर करना। क्या पूछा हुआ है बच्चे? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है कि जो आपके पहलगाम में अटैक हुआ था भारतीय लोगों पे, आतंकवादियों ने किया था, जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद में भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी जितनी भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को लेकर के, या फिर हमने जो भी यहाँ पे टैक्टिक अपनाई है, उनको जो है ग्लोबल लेवल पे रखने के लिए क्या किया था बच्चे? एक टीम बनाई थी, है ना। उसमें जो है आपकी एक टीम बनाई थी, तो उस टीम में कौन नहीं है ये पूछा हुआ है। बताओ, ये सारे के सारे एमपी हैं, शशि थरूर है, सुप्रिया सुले है, श्रीकांत शिंदे है, ओम बिरला है। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे आपके एमपी हैं, और ये एमपी जो है हर पार्टी से लिए गए। सर्वदलीय का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सारे के सारे बीजेपी के हैं, है ना, बीजेपी के हैं, इंडिया अलायंस के हैं, तो सारे दलों से जो है आपके लोगों को चुना गया और एक जो है आपका प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, ताकि हमारे देश ने जो ये किया है ना, इसको जो है हम ग्लोबल लेवल पे बता सके। तो इसमें आपको याद रखना है बच्चे, ये जो प्रतिनिधि मंडल था ना, इसमें आपके इस तरीके से लोग हैं: रविशंकर प्रसाद भाजपा, बैजयंत पांडे भाजपा, शशि थरूर कांग्रेस, संजय झा जेडीयू, कनिमोझी डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत शिंदे शिवसेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको हर लगभग आपको दिख रहा है कि हर पार्टी से जो है लोगों को चुना गया है। ठीक है, और एक जो है आपका प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। तो ओम बिरला जो कि हमारे स्पीकर हैं अभी लोकसभा के, उनको नहीं चुना गया था। बाकी जो आपके 3 नाम हैं वो सारे के सारे बच्चे इसमें आपके शामिल हैं। ठीक है, तो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को जो है आपका यहाँ पे चुना गया था। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। तो बेसिकली हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर था, है ना, या फिर हमारी जो पॉलिसीज है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज, उसके संदेशों को हमारे जो साझेदार देश हैं ना, जिनके साथ में हमारे अलायंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हो गए, या फिर हम जिन जिन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बिम्स्टेक हो गया, आपका शार्क हो गया, है ना, जिन जिन देशों में, जिन जिन ग्रुप में हम जुड़े हुए, हमारे जो साझेदार देश हैं, है ना, उनको अपनी पॉलिसीज बताने के लिए इन 7 लोगों की टीम बनाई गई थी। तो इन 7 लोगों की टीम में जो है आपके सारे के सारे हैं एमपी, सारे के सारे सांसद हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद हैं, है ना, इनको चुना गया था। अगला है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एंथनी अल्बनीज कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, दोबारा से इनको यहाँ पे पीएम चुन लिया गया है। एंथनी अल्बनीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में किसे ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार भी दिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन में ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं। ठीक है, भारत में बच्चे इनका बहुत नाम है इनका सुदर्शन पटनायक। ये उड़ीसा के हैं, बहुत ही फेमस रेत कलाकार हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, रेत से जो है बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। इनको जो है आपका ब्रिटेन के द्वारा द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार भी दिया गया है, और पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कृत और पर्यावरणविद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट दारीपल्ली रमैया, इनका किस राज्य से संबंधित है? बताइए बच्चे, इनका संबंध कौन से राज्य से है? इनका संबंध कौन से राज्य से है? नाम याद रखेंगे पहले तो, दारीपल्ली रमैया।
ठीक है। दारीपल्ली रमैया बहुत ही फेमस बच्चे, आपके पर्यावरणविद, पद्मश्री से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका स्टेट है तेलंगाना, ठीक है। इनका स्टेट है बच्चे तेलंगाना, तेलंगाना में इनका निधन हुआ है। तो जब भी आप इस तरीके की न्यूज पढ़ते हैं जहाँ पे कि ऑबिचुरी आता है, ऑबिचुरी नहीं कि शोक संदेश, है ना, तो जहाँ भी इस तरीके की न्यूज पढ़ते हैं तो वहां से बच्चे दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, है ना। तो पर्सनैलिटी का नाम, पर्सनैलिटी का काम, क्या उन्होंने काम किया, क्यों उनको याद किया जा रहा है। दुनिया में हर सेकंड आप लोग देखेंगे, हर मिनट आप लोग देखेंगे, पता नहीं कितने लोगों की जाने जा रही हैं। हर के बारे में तो नहीं पढ़ा जाता है ना, हर लोगों के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। किसी किसी के बारे में आपको बताया जाता है कि इनका निधन हो गया, तो कुछ ना कुछ उनकी अचीवमेंट होती है, कुछ ना कुछ उपलब्धियां होती है। तो उनकी उपलब्धियां क्या हैं, कौन से क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम है दारीपल्ली रमैया। दारीपल्ली रमैया बच्चे तेलंगाना के इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो है बहुत सारे पौधे लगाए, ठीक है। वृक्षारोपण के लिए जो है इनको जाना जाता था। तो नाम याद रखेंगे और काम याद रखेंगे। अगला है अप्रैल 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, यही क्वेश्चन आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है ना। बहुत फेमस पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। आप लोगों ने किसी और तरीके से भी इनका नाम सुना होगा, बताइए किस किस ने सुना है नाम इनका। बताइए बच्चे, हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके नाम पे एक कमेटी भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये है आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। ये है आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। अब दो चीजें बच्चे इनके बारे में याद रखना, तीन चीजें वैसे, ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है आपके, ये इसरो के चीफ रह चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइंस एंड टेक से इनका संबंध है, इसरो के चीफ रह चुके हैं। दूसरा जो है बच्चे, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे नई बनी है 2020 में, इस पॉलिसी को बनाने के लिए जिस कमिटी ने काम किया है, जिस समिति ने काम किया है, उस समिति को भी हेड किया था इन्होंने। उस समिति के भी हेड थे मिस्टर कस्तूरी रंजन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज याद रखना, हमारे देश में एक बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट, सह्याद्री भी इसे कहा जाता है। तो बच्चे सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट के डेवलपमेंट के लिए, इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए भी एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के भी हेड थे मिस्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो तीन जगह आपको इनको याद रखना है। हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। अगला बच्चे, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। दस्तलिक, बताइए। दस्तलिक, दस्त मतलब कि धूल, ठीक है। अब इन देश में से कहाँ पे धूल मिलेगी आपको, मंगोलिया है, उज्बेकिस्तान है, सिंगापुर है, कजाकिस्तान है। वैसे तो मंगोलिया भी मिलेगी, उज्बेकिस्तान में मिलेगी और कजाकिस्तान में मिलेगी, है ना। तो डस्ट से बच्चे याद रखना, उज्बेकिस्तान में बहुत डस्ट है, ठीक है। उज्बेकिस्तान दस्तलिक ये होता है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला है, हाल ही में भारत ने किन देश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। बताइए, इसमें से कौन से देश की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। उज्बेकिस्तान, वेरी गुड बच्चे। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने चलाया है म्यांमार की हेल्प करने के लिए। अब म्यांमार में ऐसा क्या हो गया कि हमें हेल्प करने की जरूरत पड़ी। म्यांमार में आया था भूकंप, ठीक है। भूकंप से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उन प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए, वहां तक रसद, वहां तक हेल्प पहुंचाने के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये है आपका फ्रांस। कौन सा बच्चे, फ्रांस है। अगला है, जून 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप, ठीक है, वर्ल्ड कप है, कौन सा खेल का, कबड्डी का, और वो भी महिलाओं का। तो महिला कबड्डी विश्व कप भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया है। जून 2025 में ये किया गया है आपका बिहार में,
ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के अनुसार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन आपका 1 से लेकर के 10 जून तक हुआ है बिहार के राजगीर में। ठीक है, बिहार के राजगीर में। देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी किस राज्य में बनाई गई है? नाइट लैंडिंग, समझ में आ रहा है ना? नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी, ये इस स्टेट की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर एयरप्लेन जो है आपका वो रात को भी लैंड कर सकता है। तो इस राज्य का पहली ऐसी हवाई पट्टी यहाँ पे बनाई गई है। यह बच्चे आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप जो है आपकी बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है। यहाँ रात के वक्त भी लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती किया है। अभी कितना हो गया बच्चे बताओ? रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो है रेपो रेट में कमी कर दी गई है। अभी जो है रेपो रेट में हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 0.25 की कटौती कर दी गई है। तो अभी बच्चे कितना परसेंट हो गया है रेपो रेट? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? यह है आपका 6%। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी का जो नियंत्रण है वो किसके पास में? हमारे सेंट्रल बैंक के पास में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें जो है कटौती की है। तो वर्तमान में हमारी जो रेपो रेट है वो है आपका 6%। ठीक है, और रेपो रेट बच्चे आपका होता क्या है ना, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में मतलब कॉमर्शियल बैंक में आपका एसबीआई आ जाता है, आपके पीएनबी आ जाते हैं, आपका आईसीआईसीआई है, आपका एचडीएफसी है, सार्वजनिक और प्राइवेट है ना, दोनों ही क्षेत्रों के जो बैंक है सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक को जब लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन किससे लेता है बच्चे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें जिस दर पे, जिस रेट पे लोन देता है ना, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट जो है आपका कम किया गया और कितना हो गया है? 6%। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में गवर्नर है, इनका नाम भी याद रखेंगे, मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, 26th गवर्नर है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सिटी की ऑफ ऑनर, ये भी आपका रिपीट हो गया है, पुर्तगाल। हमने पढ़ा था पुर्तगाल के द्वारा जो लिस्बन शहर है ना, वहां पे जो है इनको सम्मान किया गया। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के द्वारा, और दूसरा कंट्री हमने और पढ़ा था स्लोवाकिया, इन दोनों देशों ने सम्मानित किया है। दोनों ही आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं। अच्छा, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रखा गया है? पहले तो ये बताइए कि योगा डे आता कब है? बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे, योगा डे कब आता है? और योगा डे जो इस बार मनाया गया वहां पे थीम क्या रखी गई थी? जल्दी से लिखो, कमेंट में लिख करके बताइए मुझे, योगा डे कब आता है? योगा डे कब आता है? और इस बार की थीम रही आपकी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन प्लेनेट वन हेल्थ। ठीक है, ये जो है इस बार की थीम रही थी। कब आता है बच्चे? ये आता है आपका 21 जून। हर साल आता है 21 जून को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और भारत के प्रस्ताव पे जो है ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज, नया पम्बन ब्रिज, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है कि पम्बन ब्रिज कहाँ पे है? तो पम्बन ब्रिज बचे, पम्बन ब्रिज है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपको पम्बन ब्रिज मिलेगा। इसका जो एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज है। ठीक है, यानी कि नया पम्बन ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया आपका तमिलनाडु में। याद रखना बच्चे, ये इसकी खासियत क्या है? ये एशिया का, ठीक है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का नया का उद्घाटन जो है आपका रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया। लंबाई इसकी जो है लगभग 2 किलोमीटर की है, और इसका उद्घाटन किया गया 6 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अच्छा, देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी किस राज्य में बनाई गई है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये आपका यूपी है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे पे जो है आपका उतारा जाएगा फाइटर एयरक्राफ्ट को रात के समय में भी। अगला है, भारत ने वर्ष 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2047 तक, 2047 तक कितने गीगावाट का हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर लेंगे? ये भारत के द्वारा उद्देश्य रखा गया है।
और यही प्रश्न बच्चे आपको उल्टा भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत ने कौन से साल के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो यह है आपका 2047, ठीक है। 2047 तक भारत को इतने गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। या फिर आपका 2047 तक पूछा जाएगा, या तो आपको ही एनर्जी पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ही जो है आपको याद रखना है। 2047 तक भारत को ये उद्देश्य रखा है कि हमें इतना जो है आपका ये प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो परमाणु मिशन बच्चे आपका ये है, परमाणु मिशन के अकॉर्डिंग या फिर परमाणु मिशन के अंदर ही जो है हमने ये उद्देश्य बनाया है, ये लक्ष्य बनाया है। बाकी परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 10% हिस्सा है, ठीक है। जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री के अंदर है उसका 10% जो है आपका हमारी न्यूक्लियर पावर है, परमाणु ऊर्जा है। अगला बच्चे, हाल ही में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विधि आयोग लॉ कमीशन 23rd लॉ कमीशन के हेड के रूप में किसे चुना गया है? विधि आयोग, इंग्लिश में कहेंगे लॉ कमीशन। कौन सा वाला चल रहा है अभी? 23rd नंबर का चल रहा है। तो इसके हेड के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है मिस्टर दिनेश के माहेश्वरी, ठीक है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड दिनेश के माहेश्वरी, इनको चुना गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। बाकी बच्चे अगर हम विधि आयोग की बात करें, मतलब इनका टेन्योर की बात करें तो 2023 में चुने गए हैं, 2024 में इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और 2027 तक जो है आपके ये अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय इस्पात नीति एनएसपी, इसके तहत भारत ने किस वर्ष तक 300 मिलियन टन इस्पात ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? बताइए बच्चे, कौन से साल के लिए? ये भी आपका एक एम ही है, उद्देश्य है, और ये पॉलिसी है आपकी एनएसपी, नेशनल स्टील पॉलिसी। नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत भी हमने एक उद्देश्य बनाया है, कि एम बनाया है। इस एम में हमने क्या करना है? लगभग 300 मिलियन टन स्टील जो है प्रोड्यूस करना है। कितने साल तक? 2030 तक, ठीक है। 2030 तक हमें इतना स्टील प्रोड्यूस करना है भारत के अंदर। और कौन सी पॉलिसी है बच्चे? ये है आपकी नेशनल स्टील पॉलिसी। भारत में अभी प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत लगभग 98 केजी है और 2030 में यह बढ़कर के 160 केजी होने की संभावना है, ठीक है। तो चूंकि खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2030 तक हमें अपने प्रोडक्शन इतना करना है बच्चे। अगला है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कर रहा है? 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए बच्चे? ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए और फिर आप आजाद हैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। चलिए बच्चे बताइए इसका आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुए हैं इस बार? 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 असम, नहीं बच्चे नहीं, असम नहीं है, ठीक है। असम नहीं है, ये आपका बिहार में हुआ है, बिहार के पटना में, राजगीर में, है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में हुए हैं। तो बिहार में जो है आपका ये हुआ है। सबसे ज्यादा मेडल जो है आपके महाराष्ट्र ने जीते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल मतलब कि मेडल टैली में जो पहले नंबर पे है, फर्स्ट प्लेस, ये किसे मिला है? महाराष्ट्र की टीम को है। महाराष्ट्र की टीम ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और पहले नंबर पे जो है आपका ये स्टेट रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टेट वाइज जो करंट अफेयर है वो आप कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को बच्चे क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बच्चे टेस्ट सीरीज अभी जितना समय आपके पास में है ना, एसएससी तो थोड़ा सा अभी लेट होगा, लेकिन उससे पहले एनएचपीसी है।
तो एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज बच्चे आपको मिलेगी मैकेनिज्म मैकेनिकल पे, ठीक है। जिससे आपका नया पैटर्न है उस हिसाब से जो है आपका टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी, दोनों ही जो आपके पोर्शन है दोनों में बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मैकेनिज्म मैकेनिकल में एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन में यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे फिर नए सीजन में अगले दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।